तो दोस्तों, एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले क्या आप सब अपनी तैयारी को एक आखिरी मजबूत धार देने के लिए तैयार हैं? ये जीएस मैराथन बस वही है, आपका अल्टीमेट रिवीजन पार अप। चलिए, कमर कस लीजिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर इन 5 खास पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे जनरल साइंस से, फिर बायोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे, ज्योग्राफी की गहराइयों को नापेंगे और आखिर में पॉलिटी और करंट अफेयर्स के साथ अपनी तैयारी को फाइनल टच देंगे। चलिए, सबसे पहले विज्ञान के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हैं जहां से सवाल सीधे सीधे बनते हैं। हमारा पहला स्टेशन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको याद करने में अक्सर मुश्किल होती है ना? लेकिन अब नहीं होगी। बस ये एक मजेदार लाइन याद रखिए, रश्मिका मंदाना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्ल। बस इसी में पूरा सीक्रेट छिपा है। तो देखिए, ये काम कैसे करता है। रश्मिका का आर मतलब रेडियो वेव, मंदाना का एम मतलब माइक्रोवेव, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं गामा रेस तक, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है ना? एकदम आसान। अच्छा, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि लाइट मतलब प्रकाश अलग अलग चीजों से गुजरते हुए कैसे मुड़ता है। जैसे हवा में देखिए, इंडेक्स है 1.003, मतलब लाइट लगभग सीधी जाती है। लेकिन जैसे ही वो हीरे यानी डायमंड से गुजरती है, जिसका इंडेक्स 2.42 है, वो बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। और पता है, यही वजह है कि हीरा इतना क्यों चमकता है। कभी सोचा है आसमान नीला क्यों है, या रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इन सारे सवालों का जवाब ना लाइट की बस इन 4 घटनाओं में छिपा है। स्कैटरिंग की वजह से आसमान नीला है, रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, डिस्पर्जन से प्रिज्म सफेद लाइट को 7 रंगों में तोड़ देता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी से इंद्रधनुष बनता है और हमारी ऑप्टिकल केबल काम करती हैं। ये फर्क जरूर याद रखिएगा। लुइस की थ्योरी को ना एक सिंपल लेन देन की तरह समझिए। जो बेस होता है मतलब क्षार, वो बड़ा दानी होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी डोनेट करता है मतलब देता है। और जो एसिड होता है अम्ल, वो ग्राही होता है, मतलब वो उस जोड़ी को एक्सेप्ट करता है, ले लेता है। बस इतना ही। बेस इज अ डोनर, एसिड इज एन एक्सेप्टर। जब भी हम किसी नदी या तालाब के पानी की शुद्धता की बात करते हैं ना, तो BOD एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है। सीधी सी बात है, अगर किसी पानी का BOD लेवल बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए वो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, उसमें गंदगी बहुत है। तो हाई BOD मतलब लोअर वाटर क्वालिटी। ये एक बड़ा मजेदार फैक्ट है और अक्सर एग्जाम्स में फंसाने के लिए पूछा जाता है। हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं वो तो कलरलेस होती है ना? लेकिन अगर आप उसे लिक्विड या सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की दिखेगी। चलिए, अब केमिस्ट्री के ये 4 जरूरी फैक्ट्स फटाफट दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, हमारे घर के LPG सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। दूसरा, सिलेंडर लीक होने पर जो गंध आती है वो असल में एथाइल मरकैप्टन की होती है, जिसे सेफ्टी के लिए मिलाया जाता है। तीसरा, एक्वा रेजिया जो सोने को भी गला सकता है, वो 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। और चौथा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है रॉट आयन। तो केमिस्ट्री की दुनिया से निकलकर अब हम उस विज्ञान में कदम रखते हैं जो हमारे बारे में है, जीवन के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। आंखों की इन 2 आम बीमारियों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मायोपिया मतलब पास की नज़र, इसमें पास का साफ दिखता है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस लगता है। और हाइपरोपिया मतलब दूर की नज़र, इसमें दूर का साफ दिखता है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये हमारे शरीर के 5 सुपर हीरो हैं, हमारी एंटीबॉडीज। IgA हमें बलगम, लार और आंसुओं में मिलता है। IgD सेल्स पर एंटेना की तरह काम करता है। IgE हर तरह की एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। IgG वो खास एंटीबॉडी है जो माँ से प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचकर उसे सुरक्षा देती है। और IgM ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले यही लड़ने पहुंचता है। अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स तो एग्जाम सेट करने वालों के फेवरेट है, लिख कर ले लीजिए।
पहला, गेहूं का रस्ट रोग। ये पग्सीनिया नाम की फंगस यानी कवक से होता है। और दूसरा है लिंडमैन का 10% का नियम। ये कहता है कि फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, बाकी 90% तो यूं ही वेस्ट हो जाती है। साइंस से अब हम सीधे चलते हैं इतिहास की गलियों में। उन घटनाओं को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को बनाया, आधुनिक भारत की नींव रखी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत से ये 3 फैक्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। पहला, अशोक का भाब्रू शिलालेख। यही वो शिलालेख है जो बुद्ध, धम्म और संघ में उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। दूसरा, अल-बिरूनी की किताब तारीख़-ए-हिंद। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और तीसरा, शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सरकार यानी जिलों को परगना में बांटा गया था। मनसबदारी सिस्टम ये मुगल साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव रीढ़ की हड्डी थी। अकबर ने इसे शुरू किया था। आसान भाषा में ये एक रैंकिंग सिस्टम था जो किसी अफसर का पद यानी जात और उसके पास कितने घुड़सवार होंगे यानी सवार ये तय करता था। इन दोनों संगठनों के नाम बहुत मिलते जुलते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। 1928 की इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भारत के अंदर बनी थी। नेहरू और बोस जैसे नेताओं ने इसे पूर्ण स्वराज की मांग के लिए बनाया था, जबकि द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारत के बाहर बनी थी। रासबिहारी बोस ने बनाई थी और यही बाद में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की रीढ़ बनी। एचआरए से एचएसआरए तक का सफर, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। 1924 में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी कांड से जुड़ी है, लेकिन 1928 में जब इसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़ा और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी, तो इसका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि भगत सिंह के विचारों पर एक समाजवादी समाज बनाना भी हो गया, और ये सॉन्डर्स हत्याकांड से जुड़ी है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, लेकिन 1929 का लाहौर अधिवेशन वो तो इतिहास बन गया। रावी नदी के किनारे इसी सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा था, जिसने पूरे देश में आज़ादी की एक नई आग लगा दी। बाकी 2 सेशन 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर में हुए थे। चलिए अब जरा भारत की जमीन पर उतरते हैं, देखते हैं यहाँ की नदियाँ, जलमार्ग और मैदान क्या कहानी कहते हैं। खासकर बिहार के संदर्भ में भी कुछ जरूरी बातें जानेंगे। जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे हैं, वैसे ही पानी के भी रास्ते हैं, नेशनल वाटरवेज। इनमें सबसे जरूरी है NW1, जो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बाकी के नाम भी एक नजर देख लीजिए। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बेसिन एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। उसके बाद आती है कृष्णा, फिर महानदी, और इन चारों में सबसे छोटी है नर्मदा। ये क्रम अक्सर पूछा जाता है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। अब जब नदियों की बात चल ही रही है, तो उन पर बने प्रोजेक्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर है। आपको 3 चीजें एक साथ याद रखनी है। प्रोजेक्ट का नाम पोलावरम, नदी गोदावरी और राज्य आंध्र प्रदेश। ये एक और हाई यील्ड टॉपिक है, इंडिया के मेन मिनरल एरियाज और वो किस लिए फेमस हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। माइकल हिल्स बॉक्साइट के लिए, बेलाडिला रेंज आयन ओर के लिए, बाबा बुदान हिल्स यहाँ आयन ओर और कॉफी दोनों मिलते हैं, और आखिर में करेवा सॉइल, ये मिलती है कश्मीर में और ये पूरी दुनिया में सैफरन यानी केसर की खेती के लिए मशहूर है। तो अब तक बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये 2 बातें रट लीजिए। पहला, बिहार का विधानमंडल 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत द्विसदनीय यानी बाइकैमरल बना था, मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। और दूसरा, 2011 की जनगणना में 2001 की तुलना में राज्य का टोटल सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों में गिरावट आई थी, जो एक चिंता की बात है। और अब हम आ गए हैं अपने मैराथन की आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, वो हिस्सा जो हमारे ज्ञान को संविधान और आज की दुनिया से जोड़ता है, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। जब भी भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात होती है, सरकारिया आयोग का नाम जरूर आता है।
1983 में बनी इस कमीशन की रिपोर्ट आज भी इस टॉपिक पर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन पर बहुत अहम सिफारिशें की थीं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक बार हुई है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर न तो साइन किए न उसे वापस भेजा, बस उसे अपनी जेब में रख लिया और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। ये अब तक का एकमात्र उदाहरण। संविधान के बनने की कहानी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। यहीं से संविधान बनाने का काम ऑफिशियली शुरू हुआ और ये काम पूरा होने के बाद फाइनल मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को। और इसके ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। पॉलिटी के लिए ये दोनों डेट्स आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जरूरी है। हाल ही में भारत के 3 बड़े क्रिमिनल कानून बदल दिए गए हैं। अब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। ये नए नाम आपको याद होने ही चाहिए। अब जरा 2 ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं। पहला, 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और दूसरा, एक्सियम 4 मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला का शामिल होना ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। नेशंस पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्राजील में है। इसे अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। ये तो एक क्लासिक स्टैटिक जीके का सवाल है जो बार बार आता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसे तो जरूर याद रखिए। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से भी सवाल आते हैं और यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। हीरे का वजन मापने वाला एक कैरेट 200 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। इसे सोने की प्योरिटी वाले कैरेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग चीज है। मेटलर्जी से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लोहे का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है? वो है रॉट आयन यानी पिटवा लोहा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। करीब 99.5% तक इसमें आयन होता है। हम सब जानते हैं कि एलपीजी की मेन कंपोनेंट्स प्रोपेन और ब्यूटेन है और ये दोनों ही गैसें ओडरलेस होती हैं, मतलब इनमें कोई स्मेल नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि गैस लीक होने पर स्मेल कहाँ से आती है? वो स्मेल आती है इथाइल मरकैप्टान की वजह से। इसे सेफ्टी के लिए जानबूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि लीक का तुरंत पता चल सके। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका टेन्योर कितना होता है? ये होता है 6 साल या 65 साल की उम्र तक। विचएवर इज अर्लियर का मतलब समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई 62 साल की उम्र में अपॉइंट होता है तो वो 6 साल पूरे नहीं करेगा, बल्कि 65 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है। तो दोस्तों, इस मैराथन रिवीजन के बाद सारे जरूरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स अब आपकी उंगलियों पर हैं। अब बस एक ही चीज की जरूरत है, आत्मविश्वास। अपने ज्ञान पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और इस सारी जानकारी को सफलता में बदल दीजिए। और हाँ, हमेशा हमारा मंत्र याद रखिएगा, स्टडी स्मार्ट सक्सीड बिग। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।